प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग उसने कहा था कहानी के परिवेश, संवाद योजना, भाषा शैली, प्रतिपाद्य आदि के विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, कहानी के तत्वों में देश काल या वातावरण का बहुत महत्व होता है। पूरे परिवेश को देखने से कथ्य भी स्पष्ट हो जाता है और कहानी के युग की विशेषताओं की भी पहचान हो जाती है। उसने कहा था में कई प्रकार का वातावरण हमें देखने को मिलता है। सर्वप्रथम अमृतसर के बाजारों का सजीव चित्रण हुआ है। तांगे वालों के जिक्र से शहर का मिजाज, नफासत और अन्य शहरों से उसके फ़र्क का पता चल जाता है। कहानी का प्रारंभ इसी परिवेश से हुआ है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। कहानीकार ने अमृतसर की भीड़ भाड़ वाले बाजारों का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। इस माहौल के तुरंत बाद राम राम, यह भी कोई लड़ाई है कहकर युद्ध भूमि का परिवेश प्रस्तुत कर दिया गया है। इसी माहौल का चित्र देखिए। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ खंड हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। युद्ध का यह वातावरण कहानी में पूरी तरह से छाया रहता है। प्रारंभिक भाग और अंतिम भाग के कुछ अंशों को छोड़कर यह परिवेश प्रथम महायुद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, पूरी कहानी में व्याप्त है। युद्ध के वातावरण के बीच लेखक ने प्रकृति चित्रण का भी अवकाश निकाल लिया है। देखिए, लड़ाई के समय चांद निकल आया था और हवा ऐसी चल रही थी जैसा कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। शीत का वातावरण भी अत्यंत सजीव है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा, मेह और बर्फ ऊपर। पाठक भी सर्दी के प्रकोप को महसूस करने लगता है। उस समय हड्डियां अकड़ जाती हैं। लेखक ने पूरे परिवेश को इतनी सजीवता से व्यक्त किया है कि हम स्वयं को रणभूमि के आसपास पाते हैं। पंजाब का वातावरण भी सिख पात्रों के कारण उभर आया है। पंजाबी शब्द, पंजाबी गीत, पंजाब के नगर सभी इसी माहौल में रचे बसे हैं। देखिए, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, दिल्ली शहर ते पिछोड़ नूं जांदिए। कहने का अर्थ यह है कि उसने कहा था कहानी में प्रथम महायुद्ध के समय का वातावरण सजीव हो उठा है। इस कहानी की भाषा शैली के बारे में कहा जा सकता है कि कहानी का महत्व उसके कथ्य और शिल्प दोनों से स्पष्ट होता है। भाषा और शैली कहानी की कला पक्ष को पुष्ट बनाते हैं। गुलेरी जी अनेक भाषाओं की जानकार थे। खड़ी बोली के साथ साथ पंजाबी, उर्दू, लोक प्रचलित शब्द, जर्मन आदि भाषाओं के शब्दों ने कहानी को सजीव बना दिया है। पंजाबी के जो शब्द उन्होंने इस कहानी में काम में लिए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: हटो बादशाह, जीणे जोगी, कर्मा वालिए, कुड़माई, तिमियो, पट इत्यादि। संस्कृत के शब्दों में विदूषक, दंत वीणोपदेशाचार्य, निराशा, क्षोभ आदि शब्दों को देखा जा सकता है। अरबी और फारसी के शब्दों में कागजात, मजाल, जलजला, बेईमान, नसीब, सलाम, मुर्दा, मुकदमा, नज़दीक, लाम, खिताब आदि शब्द जो है देखे जा सकते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग इस कहानी में गुलेरी जी द्वारा किया गया है। रोम रोम में तार दौड़ना, दूर की सोचना, पत्ता तक न खड़कना, आंचल पसारना, भाग्य फूट जाना इत्यादि। चित्रात्मक भाषा इस कहानी के शिल्प की निराली विशेषता है। अमृतसर के बाजारों के सजीव चित्रण की बात ऊपर कही जा चुकी है। प्रकृति वर्णन, विशेषकर चांद का बिंब भी आकर्षक है। इस कहानी के संवादों के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा के अनुरूप यहाँ संवादों का भी सफल प्रयोग हुआ है। भाषा की सहजता तथा परिस्थिति के अनुरूप इसका प्रयोग, दोनों ही विशेषताएं संवादों में देखी जा सकती हैं। देखिए, हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहीं मांग लूँगा और फूलों के बूटे लगाऊंगा।
सिपाहियों के संवाद में लड़ने का उनका जोश, प्राण रक्षा का मादा, विषम परिस्थितियों में हौसला बनाए रखने के लिए हंसी, गीत और परस्पर प्रेम का भान हो जाता है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। इन संवादों में संक्षिप्तता और प्रवाह है। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? अतर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं। संवादों में सभी शैलियों को देखा जा सकता है। गुलेरी जी की शैली सरल और व्यावहारिक है। इनकी शैली को चटपटी कहा गया है। अपनी बात को स्पष्ट करने का उनका अंदाज निराला था। इस प्रकार भाषा शैली और संवाद की दृष्टि से उसने कहा था कहानी उत्कृष्ट कोटि की कही जा सकती है। अब हम इस कहानी के प्रतिपाद्य, प्रत्येक रचना किसी उद्देश्य को सामने रखकर लिखी जाती है। यही उसका प्रतिपाद्य कहलाता है। उसने कहा था कहानी का विश्लेषण जो किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि कहानीकार का उद्देश्य क्या है। ये कहानी प्रथम महायुद्ध की घटनाओं को लेकर लिखी गई है। भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार की ओर से विदेश में लड़ने जाता है। गुलेरी जी की ये कहानी आदर्श प्रधान है। इसमें अनुभूति का जो पुट है वो साधन के रूप में आया है, प्रतिपाद्य के रूप में नहीं। जीवन के प्रति गुलेरी जी स्वस्थ दृष्टिकोण रखते थे, इसलिए इस कहानी में कहीं भी नीति और सदाचार का हनन नहीं मिलता। निश्चल प्रेम की ऐसी मनभावनी अभिव्यक्ति बहुत कम कहानियों में देखने को मिलती है। इसके शीर्षक के संबंध में कहा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी का शीर्षक अत्यंत आकर्षक है। उस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए किया जाता है। अतः पाठक के मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि किसने क्या कहा था। पूरा कहानी की संवेदना उस शीर्षक के साथ जुड़ी हुई है। इस शीर्षक में कौतूहल और जिज्ञासा के ऐसे तत्व मिलते हैं जो पाठक को अंत तक बांधे रहते हैं। कहानी के अंत में लहना सिंह का सपना कहानी के शीर्षक के मर्म को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। इसमें कलात्मक सौंदर्य भी है और अद्भुत चमत्कार भी। कहानी की मूल संवेदना, प्रेम और कर्तव्य ने कहानी के प्रतिपाद्य को अत्यंत मार्मिक बना दिया है। आलोचक नामवर सिंह के अनुसार इस कहानी का समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके अनुसार इसे और पढ़े और समझे जाने की जरूरत है।